दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी का नाम है मेरा अतीत। उससे सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वह स्वयं भी समझ नहीं पाई थी। उस स्थिति से उभरने में उसे कुछ समय ज़रूर लगा। हालांकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि यह कहना कतई ठीक न होगा कि वह उस स्थिति से उभर चुकी है। बस पलकें ही तो नम नहीं हुई थी, लेकिन मन के भीतर आंसुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा था। वह खुलकर रो लेना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। आखिर खुशी के क्षणों में रोना एक तो अपशुगनी कहलाता है और दूसरा कोई कारण भी तो होना चाहिए रोने के लिए। नहीं, कारण तो है, पर वह किसी को बता या समझा नहीं सकती, क्योंकि उस कारण को लेकर वह स्वयं भी अब तक आश्वस्त नहीं है, केवल भ्रमित है। फिर मात्र भ्रम के आधार पर वह कैसे सब कुछ खुलकर उड़ेल सकती है। वजह का ठोस होना भी तो नितांत जरूरी है। अचानक ही ऐसा घटित हो जाएगा, इसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। पहले से कुछ आभास होता तो वह शायद तैयारी करती और अपने मन को भी तसल्ली दे देती। बात काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन वह कोई निश्चिंत रूप ले लेगी, ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दीदी की शादी तय हो जाने के बाद पापा भी यही चाहते थे कि उसकी शादी भी कहीं तय हो जाए, ताकि दोनों बेटियों का ब्याह इकट्ठे कर कर वह चैन की सांस ले सकें। आखिर कौन सा ऐसा पिता है जो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होना चाहता। सुबह घर फोन आया कि शाम को लड़के और लड़की की एक बार मुलाकात करवा दें। लड़का अभी मुंबई से दिल्ली आया हुआ है, इसलिए अभी देख लें तो बात आगे बढ़े। शाम को भैया भाभी के साथ वह एक होटल में उससे मिलने गई। वही औपचारिक बातों के बीच परिचय हुआ और उनके घर पहुंचने से पहले ही लड़की का जवाब व उसके घर वालों की सहमति की सूचना फ़ोन पर पहुंच गई थी। रात को ही पापा और भैया जाकर लड़के को रोक आए। घर में सब इतने खुश थे कि कोई उस उदासी को भांप ही नहीं पाया। किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि इतना अच्छा रिश्ता और इंजीनियर लड़का पाकर कोई ना खुश भी हो सकता है। माँ तो इतनी खुश हो उठी थी कि बार बार ईश्वर का धन्यवाद प्रकट कर रही थी। उसकी किस्मत की भी सराहना कर रही थी कि पहली बार में ही बात तय हो गई, वरना लड़की वालों को कितने धक्के खाने पड़ते हैं, खासकर मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी के परिवार को। और तब तो और भी ज़्यादा जब वह लड़की सामान्य सी दिखने वाली हो। हाँ, सच है कि वह एक साधारण सी लड़की है। गेहुआ रंग, पतली दुबली काया और सामान्य से ज़्यादा लंबाई। नैन नक्श भी तराशे हुए नहीं कहे जा सकते। ना ही उसकी देह दृष्टि को देखकर दीवाना हुआ जा सकता था। बस शायद उसके गुण देखे गए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सेक्रेटरियल कोर्स करने के बाद सिटी बैंक जैसी जगह पर अच्छी तनख्वाह पाती थी वो। आजकल रूप सौंदर्य या घर के कामों में निपुणता होना उतना मायने नहीं रखता जितना कि अच्छी नौकरी में होना। उसने अपने भीतर के सैलाब को छिपाते हुए बस एक हल्की सी आवाज़ में इतना ही पूछा था कि लड़के से अच्छी तरह से पूछ लो, कहीं अपने माँ बाप के दबाव में आकर हाँ तो नहीं कह दी उसने। यह पूछते हुए उसे कहीं यह उम्मीद भी थी कि कोई इसकी इच्छा जानना चाहेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि सुबह वे उसकी गोद भरने आ भी गए और भैया ने लड़के से स्पष्ट यह बात पूछ ली तो उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इस रिश्ते में उसकी पूरी सहमति शामिल है। जब उसकी उंगली में उसने अंगूठी पहनाई और रस्म के अनुसार मांग भी भर दी तो वह कुछ समझ नहीं पाई। असमंजस की स्थिति घेरे हुई थी। उसका मन उसे विरोध करने के लिए कह रहा था, लेकिन वह विरोध करती भी तो कैसे, किस साहस से। उसके पास कोई आधार भी तो नहीं था। जैसे ही शाम हुई उसके लिए और रुकना नामुमकिन सा हो गया। वह यह कहकर कि कुछ किताबें लेनी है, सीधे अपनी आरती दीदी के घर पहुंच गई। उस समय वह इतनी परेशान और रुआंसी थी कि शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसीलिए दरवाज़ा खुलते ही सामने आरती दीदी को खड़े देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा। सिर्फ कांपते हाथों से उसने सिंदूर भरी अपनी मांग की ओर इशारा किया। आरती उसके दिल के हाथ से पूरी तरह से परिचित थी, इसीलिए सब कुछ समझ गई। उसे बैठाकर पानी दिया। पहले तो जी भर के रोले मीनू,
कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आरती ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं क्या करूं दीदी, सब कुछ ऐसे हो जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब क्या होगा? मीनू के अंदर छिपा सैलाब अब उमड़ पड़ा और वह ज़ोर ज़ोर से फफक फफक कर रो पड़ी। कुछ नहीं, बस स्वीकार कर ले, वैसे भी तू एक आधारहीन बात को ही तो पकड़े बैठी थी। जब तक रिश्तों में कमिटमेंट ना हो उसे जुड़े रहना बेकार है, खासकर ऐसे रिश्ते में। ज़िंदगी में आने वाला पहला पुरुष जो तुम्हारी तारीफ करे उसकी ओर आकर्षित हो जाना सहज ही बात होती है। ये प्यार नहीं, मात्र इन्फैक्चुएशन होता है। फिर तू उसे जानती भी कितना है? मात्र 3 महीने की मुलाकात को जिंदगी भर का साथ मान लेना कहाँ तक अक्लमंदी है? नहीं मीनू, जो हुआ है उसे ही सच मान ले। अच्छा तू अब तक अभय से इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ पाई थी। शादी के पास उसे भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दीदी आप, मीनू सब कुछ जानते समझते भी प्रश्न कर बैठी। क्यों, गलत कहा मैंने? तेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण तो हूँ मैं, फिर भी। आरती की आवाज़ भी भर रहा आई थी। दीदी फ़ोन पर बात कर लूँ? हिम्मत तो नहीं हो रही, पता नहीं शब्द साथ दे भी या नहीं। फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? इस तरह से मामला और उलझ जाएगा। तू मान ले कि द एंड हो गया है। नहीं दीदी, बस आखिरी बार, एक आखिरी बार अभय से बात कर लूँ, उसे बता दूँ। मीनू ने आग्रह किया, कर ले, तेरी मर्जी, लेकिन इस आखिरी बार का कहीं और कभी भी अंत नहीं होगा, समझी? मनुष्य की जितनी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि उनका कोई आखिरी छोर नहीं होता। हम जितना उन्हें छोड़ने की कोशिश करते हैं वे उतनी ही बढ़ती जाती हैं। रिसीवर उठाकर रख दिया था मीनू ने। लेकिन मैं उसे कहूँगी क्या? सीधे सीधे कह दे कि एक खुशखबरी है, बस। तुझसे नहीं कहा जाता तो मैं कह देती हूँ मेरी इंगेजमेंट हो गई है, तुम मुझसे एक बार मिल सकते हो? मीनू ने भर्राए स्वर में फ़ोन पर अभय से पूछा था। दीदी वह बहुत नाराज़ हो रहा था, कह रहा था ये कैसे हो गया, कल मिलेगा, तू मत मिल उससे। नहीं दीदी, नहीं मिली तो गुबार जमा हो जाएगा। देख, वह तुझसे कल भी कुछ नहीं कहेगा। मुझे नहीं लगता वह किसी कमिटमेंट में बंधने वाला लड़का है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। तुम दोनों एक जगह काम करते हो, दोस्ती हो गई, उससे काम में तेरी मदद कर दी और तू उसे प्यार समझ बैठी। प्यार यह नहीं होता तो और मानो वह भी तुझे प्यार करता है, तो क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू उसे अपने माँ बाप के सामने लाकर खड़ा कर दे और यह सगाई तोड़ दे? नहीं दीदी, कतई नहीं। एक तो वे दूसरी जाति का है और फिर माँ बाबा की इज्जत। मीनू घबरा उठी थी। फिर क्यों उसे मिलना चाहती है? जानती नहीं कि यह अतीत अगर शादी के बाद भी हावी रहे तो कितनी तकलीफ देता है। मुझे देखकर भी तू कुछ क्यों नहीं सीखना चाहती? आरती बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह जिस संतरास को झेल रही थी उसने मीनू को बचाना चाहती थी। मीनू आरती के घर से लौटी तो काफ़ी कुछ संभल चुकी थी। आरती दीदी का भी उसे कितना सहारा था और परिचय था सिर्फ 15 दिनों का, उसमें भी वह उनके बहुत करीब आ गई थी। दोनों एक ही जगह से कंप्यूटर कोर्स कर रही थी और वहीं दूसरी मुलाकात में ही मीनू को उनसे इतना अपनापन लगने लगा कि दिल की सारी बातें उड़ेल दी थी उनके सामने। आरती दीदी अपनी विवाहित जिंदगी से खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जिसे चाहा वह नहीं मिला था और पति के व्यसनों के कारण वह सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। इसी असंतुष्टि के कारण वह अपने पुराने प्यार से जुड़ गई थी और दोनों विवाहित होने व बच्चे होने के बाद भी लगातार मिलते रहते थे। लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि वे एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए एक दूसरे से सुख दुख बांटते थे। लेकिन मीनू की स्थिति अलग थी। अभय उसे अच्छा लगता था, लेकिन अभय ने कभी कुछ कहा नहीं था। हाँ, अपने घर में उसे छूने की कोशिश की थी, पर आरती का कहना था कि प्यार में पहले शरीर नहीं बल्कि संवेदना आती है, एहसास आते हैं, फिर समर्पण की भावना उत्पन्न होती है और यह भी ज़रूरी नहीं कि शारीरिक संबंध बने ही। आरती मीनू के जाने के बाद स्वयं निढाल सी बैठ गई। स्वयं उसके अंदर इतनी उदासी भर गई थी कि इस वक्त सिवाय विश्राम से बात करने के उसके पास
कोई और चारा नहीं था। विश्राम उसका पहला प्यार, उसका अतीत जो आज भी उसकी ज़िंदगी में है, जिसके बिना वह अपने आप को अधूरा समझती है। अगर आज उसके वर्तमान में उसका साथ न होता तो वह बिल्कुल टूट चुकी होती। यह एहसास ही उसे जीने को मजबूर कर रहा है कि कोई ऐसा है जो बहुत दूर है लेकिन उसकी परवाह करता है, उसे प्यार करता है, जिसके कंधे पर सिर रखकर वह रो सकती है। कहीं आरती को भी ये महसूस होता था कि विश्राम की उपस्थिति के कारण ही वह पूर्ण रूप से अपने पति से जुड़ नहीं पाई है। शुरू शुरू में उसने सफल बल्कि भरपूर कोशिश की थी, पर पति से प्यार की बजाय कड़वाहट पड़ने के कारण उसका छटपटाता मन वापस विश्राम की ओर मुड़ गया था। उसके और पति की सोच में ज़मीन आसमान का अंतर था। जहाँ वह कला प्रेमी और संवेदनशील औरत थी, वहीं उसके पति हर चीज़ को पैसों से तोलता था, रिश्तों में व्यवहारिकता ढूंढता था। जो भी बात कहो, उसका लॉजिक पहले दो आरती अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, जबकि विश्राम के सामने वह स्वयं को इतनी सहज और महसूस करती थी कि उसके मनोभाव पिघल उठते थे। वह अच्छी तरह से जानती थी कि अगर विश्राम नहीं होता तो वह पति से सामंजस्य बिठाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करती या स्वयं को उसके अनुरूप ढाल लेती। लेकिन अब विश्राम से फ़ोन पर बात करके बहुत हल्का महसूस किया उसने। प्यार किसे कहते हैं ये उसने विश्राम से मिलकर ही जाना था, लेकिन उसमें भी तब विद्रोह करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए विवाह नहीं कर पाई थी। लेकिन मीनू की तरह उनका जुड़ाव मात्र 3 महीनों का नहीं था। वे 4 सालों तक एक दूसरे से मिलते रहे थे। इसलिए आरती चाहती थी कि मीनू अभी अभय से मुक्त हो जाए, नहीं तो वह भी अपने पति के प्रति न तो पूर्णतया समर्पित हो पाएगी और न ही उसके साथ न्याय कर पाएगी। जिंदगी भर एक कसक बनी रहेगी और प्रेमी व पति के बीच तुलना करके उसका वर्तमान कभी भी सुखद नहीं हो सकेगा। मीनू फिर 2 दिन बाद आई। दीदी, मैं अभय के सामने बहुत रोई, लेकिन उसने सिर्फ यही पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। एक बार भी यह नहीं कहा कि वह क्या चाहता है या मुझसे प्यार करता है। मैं जानना चाहती थी कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन वह इतना नॉर्मल था मानो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। चल अच्छा ही है, अब तो उसे भूलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, वह मात्र दोस्ती ही थी। पर उसने कहा है कि मैं उससे फिर से मिलूं। मीनू ने बताया तो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह स्वयं भी ऐसा ही चाहती है। जानती हो दीदी, कल मुंबई से दिनेश का फ़ोन आया था। मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। घर में सब ने बहुत डांटा मुझे। उसने कहा अब बातें करने को तैयार रहना, मैं फिर से फ़ोन करूँगा। लेकिन मैं क्या करूँ? अभय और दिनेश के चेहरे मेरी आंखों के सामने गुड़ मुड़ हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पाती कि कैसे सच मानूं। बार बार उसे समझाना निरर्थक सा लगा आरती को। आखिर कब तक दूसरों को फैसला लेने के लिए मनाया जा सकता है? हालांकि वह जानती थी कि उसकी तरह मीनू की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। अपने वर्तमान में वह खुश रहे, वरना अतीत की काली परछाइयों की तरह सदा उसका पीछा करता रहेगा। 10-15 दिन ऐसे ही बीत गए। मीनू नहीं आई। कंप्यूटर कोर्स भी ख़त्म हो चुका था। शाम को घंटी बजी तो मीनू सामने खड़ी थी। हमेशा की तरह उसके चेहरे पर वीरानी नहीं थी। वह खूबसूरत भी लग रही थी। आज काफ़ी अच्छी लग रही थी, वरना हमेशा झल्ली बनी घूमती रहती थी। आरती ने उसे प्यार से झिड़का। दीदी, मैंने सोच लिया है। मीनू की बिना किसी भूमिका के बात शुरू करने की आदत थी। जब भी मैं मिलती बस शुरू हो जाती थी, मानो उसे दूसरे की परेशानी से कोई मतलब ही ना हो। कई बार बुरा भी लगता था। कभी कभी दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। हो सकता है दूसरा सुनने के मूड में ना हो। मीनू आरती को बहुत सम्मान देती थी, इसलिए वह उसकी आदत को नज़रअंदाज कर देती थी। दीदी, मैं अभय से फिर से मिली थी। उसी ने फ़ोन करके बुलाया था। कहता था कि वह मुंबई ट्रांसफ़र करवा लेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस बीच दिनेश से भी फ़ोन पर बात होती रही है। फिर क्या सोचा है तुमने? आरती ने उसे फिर बहकते देखकर पूछ लिया। यही कि अभय को भूल जाऊंगी और दिनेश से प्यार करूंगी।
वही सच है। आखिर दिनेश का इसमें क्या कसूर है जो उसका हक छीना जाए? वह तो दिलो जान से मुझे प्यार करता है। अभय की यादों के साथ फेरे लेना उसके प्रति अन्याय होगा। दिनेश के प्रति जस्टिफिकेशन होना चाहिए, वरना हम दोनों ही सुखी कभी नहीं रह पाएंगे। मेरी वजह से दिनेश की ज़िंदगी तबाह नहीं होनी चाहिए, और अभय को याद करके मुझे मिलेगा भी क्या? बस अधूरापन। पूर्णता तो दिनेश से ही है। आरती ने देखा, मीनू ने आज अपनी सगाई की अंगूठी पहनी हुई थी। उसके बालों पर एक गुलाबी आभा बिखरी हुई थी जो उसके गेहुए रंग को और भी ज़्यादा चमका रही थी। दीदी, कल दिनेश आ रहा है, मैं उसे आपसे मिलवाने ज़रूर लाऊंगी। मीनू जा चुकी थी, लेकिन आरती को लग रहा कि उसके सीने पर रखा हुआ कोई भारी बोझ हट गया है। अपने न सही, पर मीनू के वर्तमान को तो सुखद बनाने में वह पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्यारी सी छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब फिर इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट्स का, और फिर लाइक, शेयर एंड subscribe.